गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सभी हमारे लाइव क्लास को अटेंड करें और लास्ट तक इस क्लास को पूरी देखें। आप हमारे साथ में जुड़ते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है और आपका प्यार और स्नेह हमारे प्रति इस प्रकार से बना रहे, हमें ऐसी उम्मीद करते हैं। गाइस, हम आज हमारे सिलेबस को लेकर थोड़ी सी बात करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स की क्यूरीज थी कि सर हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और किस चीज को हमें लर्न करना चाहिए ताकि हम अच्छी तरह से सेंटेंस मेकिंग कर पाए और इस लैंग्वेज को सीख पाए। तो गाइस देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले हमें लिसनिंग पर चलना होगा और लिसनिंग स्टेप को के बाद में स्पीकिंग की तरफ बढ़ना होगा और फिर रीडिंग और फिर राइटिंग आते ही हमारे टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये हमारे 4 स्किल्स है लैंग्वेज को सीखने के लिए। हम यहाँ पर काम कर रहे थे। मैं 9th क्लास, 10th, 11th और 12th इन 4 क्लास को एक साथ लेकर चलता हूँ और हमारे लिए यहाँ इन क्लासेस में जो एग्जाम्स होती है उन एग्जाम्स को लेकर चलते हैं हम। देखो गाइस, एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरह से पुट अप होता है और हमारा टॉपिक कौन सा है, इस चीज को जोड़ते हुए चलते हैं हम। हमारी इन 4 स्किल्स को टेस्ट करने के लिए देखो, जहां पर आपसे सुनने में, बोलने में, पढ़ने में और लिखने में गलती होगी उस जगह से हमें टेस्ट लिया जाता है, वहीं से हमसे क्वेश्चन किया जाता है कहां पर हमसे मिस्टेक हो, जहां पर प्रॉब्लम हो। अगर सुनने में प्रॉब्लम हो रही है तो यहां से टेस्ट होगा, स्पीकिंग बोलने में प्रॉब्लम हो रही है तो स्पीकिंग का टेस्ट होगा, रीड करने में अगर हमें प्रॉब्लम हो रही है तो यहां से टेस्ट होगा, राइटिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है तो राइटिंग का टेस्ट होगा। राइटिंग का टेस्ट लेने के लिए देखो गाइस, हमारे पास में बहुत सारी कंपोजिशंस होती है, यानी कंपोजिशंस करवाई जाती है। लेटर राइटिंग है, ऐसे राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग है। लेकिन हम अच्छी राइटिंग कर पाए, राइटिंग हमारी बहुत अच्छी हो, सही सेंटेंस बना पाए, इन चीजों के लिए हमें 2 चीजों की, यानी अच्छी राइटिंग के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। एक होती है हमारी वोकैब और एक होती है हमें जरूरत सेंटेंस मेकिंग। गाइस, सेंटेंस मेकिंग एक लैंग्वेज की एक मेजर यूनिट है जिसका टेस्ट हमें देना पड़ता है। एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो, वोकैब आपकी अच्छी है और सेंटेंस मेकिंग अच्छी जानते हो आप, तो आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी लैंग्वेज को लेकर। बट गाइस, न तो हमारी वोकैब अच्छी है, न ही हम सेंटेंस मेकिंग समझते हैं, तो फिर हमारे सामने प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। देखो, एक सेंटेंस बनाने के लिए इसके कौन कौन से एलिमेंट्स यूज होते हैं उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। आप सब इन चीजों को जानते हो। और पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। इन सब का टेस्ट लेने के लिए हमसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस किए जाते हैं। गाइस देखो, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच तो समझ के सेंटेंस में काम आने वाले एलिमेंट्स हैं, वर्ड्स हैं। कोई ना कोई वर्ड्स, जैसे मैंने यहां पर ये लिखा, ही इज अ डॉक्टर, तो देखो ये प्रोनाउन है, क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये वर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये आर्टिकल है, एडजेक्टिव का पार्ट होता है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। डॉक्टर नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो ये सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है और इनको सही सीक्वेंस में लिखना ये सेंटेंस मेकिंग है। कहां पर सब्जेक्ट आएगा, कहां पर वर्ब आएगी और कहां पर उसका ऑब्जेक्ट आना है, इन सारी चीजों को सीखने के लिए हमें सेंटेंस मेकिंग करने के लिए सिंटेक्स को पढ़ना होगा। और सिंटेक्स में ये हमारे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, किस ऑर्डर से इनको लिखे, इनका लिखने का, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को लिखने का ऑर्डर क्या है, उस ऑर्डर को या सीक्वेंस को हम सिंटेक्स में सीखते हैं। गाइस देखो, हमारी कल वाली क्लास में हमने एडजेक्टिव को लेकर बात की थी और एडजेक्टिव से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आई होप इस चीज को आप समझ गए होंगे कि अच्छी सेंटेंस मेकिंग हमारे एग्जाम्स में टेस्ट की जाती है
उसके लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूरत है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच को किस सीक्वेंस में या ऑर्डर में लिखना है वो हमें सिंटेक्स बताना है। और सिंटेक्स में हम वर्ब को पढ़ चुके हैं, वर्ब को कैसे लिखना है। अब हम एडजेक्टिव को पढ़ रहे हैं, और एडजेक्टिव से क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं मैं आपको एक सेंटेंस लिखकर समझाने की कोशिश करता हूं। गाइस देखिए, मैंने यहां पर ऐसा सेंटेंस लिखा, एक सेंटेंस लिखा मैंने आपके सामने, ईच बॉय, ईच और आर प्रेजेंट टुडे। अब देखो मैंने इस तरह से क्यों लिख दिया, एक और सेंटेंस लिख दिया मैंने आपके सामने। हमें देखना है, देखो हमारे पास में दो ऑप्शन से, इनमें से कौन सा आएगा। देखो गाइस, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट वाले पार्ट में ये हमारी नाउन है और ये एडजेक्टिव है। तो इस एडजेक्टिव से को देखते ही हमें एक बात याद रखनी है कि देखो ये एडजेक्टिव भी होता है और कौन सा प्रोनाउन होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है। तो बताइए हमारे सिलेबस में एडजेक्टिव नहीं है क्या, ये प्रोनाउन है, तो क्या हमारे सब्जेक्ट में हमारे सिलेबस में प्रोनाउन नहीं है क्या। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके आते हैं 9th क्लास हो तो ठीक, 10th 11th और 12th क्लास। अब देखो किसी क्लास में किसी के सिलेबस में डायरेक्टली कोई क्वेश्चन तो नहीं करते वो, लेकिन हमें इनको लिखना तो आना चाहिए ना। अब आप सुनो, ईच के बाद में ऑफ लिख रहे हो और ऑफ के बाद में आप और कुछ लिख रहे हो, वर्ब यहाँ पर आर कर रहे हो, तो ये लिखना भी आना चाहिए हमें, ये गलत होगी। यहाँ पर ये प्रोनाउन है, ये सारी चीजें आपके सिलेबस में है। अब देखो ये हमारी वर्ब हुई, ये हमारे सब्जेक्ट के लिए फ्रेज हुई, यहाँ पर ओ प्रीपोजिशन आई हुई है, कोई भी प्रीपोजिशन आएगा अगर इन दोनों के बीच में तो ये प्रोनाउन हो जाता है। और नाउन और इन दोनों के बीच में, नाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव के बीच में अगर कोई प्रीपोजिशन आती है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाता है, एडजेक्टिव नहीं। यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। तो गाइस जहां पर भी ईच और एवरी, आइदर नाइदर अगर भी लिखे हुए हैं और इनके बाद में वर्ब बननी है तो हमें वर्ब को सिंगुलर बनना है, चाहे वह नाउन प्लूरल हो तो ठीक और सिंगुलर हो तो ठीक। अब आप बताइए, ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, क्या हमारे सिलेबस में नहीं है क्या, ये हमारे सिलेबस में है। आप किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रखे, ये हमारे सिलेबस में है। और आपको अच्छी सेंटेंस मेकिंग या अच्छे नंबर लेने के लिए इनको सीखना होगा, और इनको सीखने से में बहुत अच्छी अंग्रेजी आने लग जाएगी। अब आज इस चीज को समझिए, ये आपके सिलेबस में बार बार बोल रहा हूं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच 9th 10th 11th 12th इन सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इनको देखें। तो गाइस आई होप शायद सिलेबस को लेकर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। और आपने मेरे से एक क्लास में एक स्टूडेंट्स का कमेंट्स आया था कि सर क्लोज हमारे सिलेबस में नहीं है, बट क्लोज आपके सिलेबस में नहीं है तो आप सेंटेंस में एरर्स वाले क्वेश्चन आएंगे जिनको हमें करेक्ट करना होता है, उनको कैसे करोगे भाई, बिना क्लोज के होंगे नहीं। सेंटेंस अरेंजमेंट आपके सिलेबस में क्वेश्चन पुटअप करते हैं वो, तो वहां पर उनको कैसे जमाओगे। 10th क्लास वाले बच्चे, आरबीएससी वाले मेरी बात को सुने ध्यान से, सेंटेंस अरेंजमेंट दोनों क्लास में आता है, सीबीएसई और आरबीएससी दोनों क्लास में, 9th में भी आता है और 10th में भी आता है और 11th में भी आता है। तो उन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करोगे बिना क्लोज के, बिना फ्रेज के किस प्रकार से करोगे। फिर आप कहोगे सर हमारे फ्रेज तो सिलेबस में है ही नहीं। लेकिन गाइस मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके सिलेबस में सब कुछ है जो मैं पढ़ा रहा हूं, आप इनको ध्यान से देखिए। और सिलेबस को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिलेबस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं पढ़ा रहा हूं। हमारी क्लास को आप लास्ट तक देखिए, और अब की बार शायद आगे से सिलेबस को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इस चीज को लेकर आप थोड़ा ध्यान दें। देखो आज हम एडजेक्टिव जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, इनके बारे में एडजेक्टिव को कंप्लीट करते हैं। और मैंने आपको एडजेक्टिव की जितनी टाइप बता दी थी, उसके साथ में टाइप पूरी 10 टाइप हमने पढ़ ली है। उसके बाद में हमने सम और एनी का यूज कल सीखा था। आज हम ईच और एवरी का, नाइदर और आइदर का यूज समझते हैं। देखो गाइस, ईच
और एवरी। एक है हमारे पास में आइदर और एक है नाइदर। ये हमारे एडजेक्टिव्स हैं। हम प्रोनाउन की बात नहीं कर रहे, एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। सारे एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव में है केवल ये हमारा प्रोनाउन नहीं है, ये सब प्रोनाउन बन जाते हैं, लेकिन एवरी केवल एडजेक्टिव होता है। अब आप इन दोनों देखो, इन दोनों में समझिए, इन दोनों का अर्थ होता है प्रत्येक को, यानी सबको, यानी हर एक को, हर एक या प्रत्येक, इन दोनों का एक ही अर्थ निकलता है। दोनों में डिफरेंस कहां है, हमें वो चीज समझनी है। गाइस ये जो ईच है ये यूनिट के लिए आता है, यानी हर एक के लिए। ये गाइस है ग्रुप के लिए आता है। मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझना, 1 मिनट में भी क्लियर हो जाएंगे। अगर आपसे कहा जाए कि ईच स्टूडेंट मस्ट bring each your identity card। यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिख दिया। आपको स्कूल में क्लास में एक इंस्ट्रक्शन मिला कि हर स्टूडेंट को एक आइडेंटिटी कार्ड इनका बना होता है वो लेकर आना है। तो हमें देखिए, आप ये समझिए, आप यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ईच क्यों आया, यहाँ पर एवरी क्यों नहीं आया। दोनों का अर्थ बराबर ऐसा होता है, प्रत्येक और हर एक, यानी हर को, सभी को। प्रत्येक दोनों का अर्थ होता है और हर एक भी दोनों का अर्थ होता है। ये यूनिट के लिए आता है। अब यहाँ समझिए गाइस, हर स्टूडेंट का अलग अलग आइडेंटिटी कार्ड होगा या एक ही होगा? बोलो, सबका अलग अलग होगा। तो जहां पर सबका अलग अलग हो, यानी जो चीज हमें बताई जा रही है, अगर सबके लिए अलग अलग यूनिट रखती हो, सेपरेट यूनिट हो, तो ईच आएगा। ईच और एवरी में क्या डिफरेंस होता है? दोनों का अर्थ होता है प्रत्येक और हर एक। ईच का यूज यूनिट के लिए करते हैं और एवरी का यूज ग्रुप के लिए करते हैं। जनरली सबकी बात की जाए तो एवरी आता है, और हर आदमी की अलग अलग यूनिट बनाकर बात की जाए तब ईच का प्रयोग होता है। अब देखो, मैं यहां पर एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ईच बॉयज या ईच बॉय मस्ट टेक या ब्रिंग हिज योर आइडेंटिटी कार्ड। अगर इस तरह से एक सेंटेंस आपके सामने है और इसमें आपसे कहा गया है हर स्टूडेंट को अपना आइडेंटिटी कार्ड लाना जरूरी है। देखिए गाइस, यहां पर हम ऐसी बात कर रहे हैं कि हर स्टूडेंट को लाना है। क्या सभी स्टूडेंट के लिए अलग अलग कार्ड होगा या एक ही कार्ड होगा? अब मुझे बताइए, अलग अलग कार्ड होगा। तो जब भी हम यूनिट की बात करें, हर स्टूडेंट का अलग अलग हुआ है। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसा लिख दूं, एवरी मैन नीड्स ऑक्सीजन, सॉरी फूड लिख देते हैं, ऑक्सीजन लिख सकते हैं, फूड टू लिव। देखिए यहां देखो, हर मनुष्य को जिंदा रहने के लिए भोजन की जरूरत है। तो देखो, आप यहां भोजन की जरूरत है, सबको भोजन एक जैसा चाहिए, बराबर चाहिए क्या, अलग अलग चाहिए क्या? नहीं। यहां पर सेपरेट यूनिट की बात नहीं कर रहे, सेपरेट ग्रुप की बात कर रहे हैं, एक अलग ही ग्रुप की बात कर रहे हैं। जब ऐसी कंडीशन हो तो एवरी का यूज करते हैं। एक और मैं उदाहरण बताता हूं आपको। ईच कंट्री हैज इट्स फ्लैग, इट्स ओन फ्लैग। हर देश का अपना झंडा होता है। तो देखिए, बताइए आप, हर कंट्रीज का अलग अलग होता है या सबका एक होता है? बताइए। तो समझिए आप, ईच का यूज यूनिट के लिए और एवरी का यूज ग्रुप के लिए। अगर आपसे ऐसा कहा जाए कि ईच क्वेश्चन हैज इक्वल मार्क्स, तो इसका अर्थ हुआ कि हर क्वेश्चन के अलग अलग नंबर हैं। ऐसा नहीं कि सबके एक जैसे हैं। अंडरस्टूड?
तो इस तरह से आपको समझना होगा कि ईच का यूज यूनिट के लिए करते हैं और एवरी का यूज ग्रुप के लिए करते हैं। हमारे पास में दो डिटरमिनर हैं जिनका यूज हम कहां करते हैं तो वो देखते हैं। आइदर का यूज दो में से एक के लिए, और इसका यूज नेगेटिव है, दोनों में से एक भी नहीं, दोनों में से एक भी नहीं। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। मैं कुछ सेंटेंस लिखकर आपको ये चीज क्लियर करने की कोशिश करता हूं। आप हमारे साथ में लाइव बने रहिए और डाउट्स हो तो आप कमेंट्स कीजिए। आपके कमेंट्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए गाइस, मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं और जिससे हम ईच और एवरी को समझने की कोशिश करते हैं, इनका कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया कि ईच का यूज यूनिट के लिए करते हैं, एवरी का यूज ग्रुप के लिए करते हैं। दोनों का अर्थ सेम होता है। एक और बात समझिए, दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं आते, अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होंगे। इनका यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होगा। दूसरी बात याद रखिए, इनके ठीक बाद जब ये एडजेक्टिव होंगे तब, यानी एडजेक्टिव होंगे तब प्लस में कौन सी होगी? सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगी। यानी कि अनकाउंटेबल तो होगी नहीं, सिंगुलर काउंटेबल होगी। कब होगी वो बोलिए? जब इनके साथ में, यानी कि ठीक आगे, नाउन के ठीक आगे एडजेक्टिव के रूप में इनका यूज किया जाता है अगर, तो इनके ठीक बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगी। अगर इन दो नाउन के इनके बीच में कोई प्रीपोजिशन आ जाती है तब ये एडजेक्टिव नहीं रहते, तब ये क्या बन जाते हैं? बोलिए टेल मी एनीबॉडी, क्या बन जाते हैं? प्रोनाउन बन जाते हैं। अब देखिए यहां पर ईच स्टूडेंट कौन सी नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये सेंटेंस सही है। हैज अ पेन, हर स्टूडेंट के पास पेन होता है, वो पेन रखता है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर ईच को प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं, आइदर को यदि प्रोनाउन के तरह यूज करते हैं। अब प्रोनाउन कब बनेंगे? दोबारा समझिए, यदि नाउन के ठीक आगे ये आए हुए हैं तो एडजेक्टिव होंगे। नाउन के और इनके बीच में कोई प्रीपोजिशन आ जाए तो ये प्रोनाउन होंगे। और जब प्रोनाउन होंगे तो यहाँ की जो नाउन है ये कौन सी कंडीशन में आएगी? प्लूरल फॉर्म में आएगी। इसे याद रखिए आप। अगर आपसे कहा जाए ऐसा लिखा हुआ है और बोला जाए कि सेंटेंस में एरर को फाइंड आउट कीजिए, तो ये एरर बन गया इसका। इसको ध्यान से सुनिए आप। अगर आपसे कहा जाए कि ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज अ बुक, तो यहां ऑफ लगने से, प्रीपोजिशन लगने से जो नाउन आएगी वो प्लूरल फॉर्म में होगी, सिंगुलर में नहीं। तो ये गलत है, यहां पर स्टूडेंट्स होना चाहिए। बल्कि वर्ब कैसी आएगी? वर्ब सिंगुलर आएगी और इनके साथ में जो प्रोनाउन आएगा वो भी ही और सी की तरह बिहेव करेगा, ही की तरह बिहेव करेगा, यानी इट्स नहीं आएगा। वहां पर भी क्या आएगा? इज आएगा। देखो, एवरी ऑफ द टू गर्ल्स, यहां पर ये गलत है। देखो, जब भी टू की बात की जाती है तब एवरी नहीं आता, तब या तो आइदर आता है या नाइदर आता है, या तो आइदर या नाइदर। अब दोनों में से कौन सा आएगा? अगर नेगेटिव सेंस है तो ये आएगा और पॉजिटिव में आइदर। देखो, आइदर यहाँ पर एवरी गलत है, इसकी जगह पर आइदर ऑफ द टू गर्ल्स। फिर देखिए यहाँ पर मैंने कहा था आपसे, जो नाउन आएगी प्रीपोजिशन के बाद में वो भी क्या होगी? प्लूरल फॉर्म में होगी। वर्ब सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पर आइदर ऑफ द टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल। एवरी राइस, मैंने देखो क्या बताया आपको? अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, ये नाउन अनकाउंटेबल है, राइस का प्लूरल नहीं बनता, मटेरियल नाउन है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ में इसका यूज गलत है। यहाँ पर आप सोचो कि सर एवरी आएगा क्या? नहीं, एवरी भी नहीं आएगा। ये चारों नहीं आते अनकाउंटेबल से आगे। एवरी नहीं आता, ईच नहीं आता, नाइदर और आइदर, इनका यूज हम किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से आगे नहीं कर सकते। यहां पर भी एवरी, मिल्क, ये भी गलत है क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है। अब यहां देखिए, एवरी ईच लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स
सॉरी बीइंग है क्या पर, एवरी लिविंग बीइंग नीड्स ऑक्सीजन टू लिव, हर मानवीय प्राणी को, जीवित प्राणी को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ये राइट होगा, ये गलत होगा। अंडरस्टूड? एवरी कंट्री हैज इट्स ओन फ्लैग, हर देश को का अपना झंडा होता है। तो यहाँ पर एवरी गलत, क्योंकि ग्रुप के लिए नहीं, ईच, यहाँ पर तो सेपरेट यूनिट की बात करनी होगी। इस तरह से गाइस हमने ईच, एवरी, आइदर और नाइदर को सीखा है। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई डाउट्स हो आपके लिए तो हमें बताइए और आप इन्हें नोटबुक में नोट कीजिए। गाइस एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन, या ऐसा बोल सकते हैं हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ये भी हमारे एडजेक्टिव का पार्ट होती है। और इसे समझने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत है, उनको लेकर मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। आप हमारे साथ में लाइव बने रहिए और साथ में इनको नोट भी करते जाइए नोटबुक में। देखो गाइस, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन 3 टाइप्स की होती है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री क्या करती है, जब किसी एडजेक्टिव का यूज किसी व्यक्ति या वस्तु के सामान्य गुणों को बताने के लिए किया जाता है, तब हम इस डिग्री का यूज करते हैं। सामान्य गुणों को बताया जाए तब क्या करते हैं, हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंस होगा, उसमें एज का यूज करते हुए इस पॉजिटिव डिग्री को बनाएंगे। पॉजिटिव सेंटेंस में, आई मीन अफर्मेटिव सेंटेंस में जो पॉजिटिव होता है, जो नेगेटिव नहीं हो। नेगेटिव में हम सो एज का प्रयोग करेंगे, यदि नॉट का यूज हो रहा है तो सो एज का प्रयोग करेंगे। किस डिग्री के लिए? पॉजिटिव डिग्री के लिए। ये क्या करती है, किसी व्यक्ति या वस्तु के जो सामान्य गुण होते हैं उनको बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। हम आगे बढ़ते हैं, इसकी जो सेकंड टाइप होती है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है कि वो कंपेयर कर किया जाता है, जब किसी एडजेक्टिव का यूज किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों में तुलना करने के लिए किया जाता है, तो उसे हम कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। गाइस, आपको यहां इसको किस तरह से पहचान करनी इसकी, उस डिग्री एडजेक्टिव के आगे मोर लिखा रहेगा या उस एडजेक्टिव में ईआर जुड़ा रहेगा। जैसे टॉल से टॉलर, बिग से बिगर, समझ गए? और यहां पर हमें स्पेलिंग याद रखिए, यहां हमसे एरर पूछा जाता है देन का यूज करते हैं उसके बाद में, और उसके बाद में सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है, यानी कि नॉमिनेटिव केस लिखा जाता है। सुपरलेटिव डिग्री क्या करती है, जब किसी एडजेक्टिव का यूज किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों को सबसे अच्छा बताने के लिए, यानी हाईएस्ट क्वालिटी बताने के लिए किया जाता है, तो उस समय उस एडजेक्टिव से आगे या तो मोस्ट लिखा जाता है या उसके आगे ईएसटी जोड़ा जाता है, उसके बाद में ईएसटी जोड़ा जाता है। जैसे दिल्ली इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। देखो यहां दिल्ली को पूरे इंडिया से हम क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ा बता रहे हैं। अगर हम ऐसा कहें जैसे कि रवि इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, इसका अर्थ हुआ कि सभी बच्चों में से, सभी स्टूडेंट में रवि सबसे लंबा है। तो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ डिग्रीज बताने के लिए या गुण बताने के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। अब हम इनके कुछ सेंटेंस लिखकर आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। हमें एग्जाम्स के क्वेश्चन से रिलेट करके देखना चाहिए कि हमारे पास में डिग्रीज का क्या रोल है। देखो गाइस, कब ईआर लगता है, कब मोर लगता है और कब मोस्ट लगता है, कब ईएसटी लगता है, मैं इनको लेकर भी आपको पहले बता देता हूं, इनको लेकर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो गाइस, हमारे पास में जो वर्ड होते हैं वो कुछ ऐसे शब्द होते हैं या वर्ड्स होते हैं जिनको हम एक बार में ही बोल लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि बिग, लेकिन मैं कहूं कि ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल को मैं 2 बार नहीं बोल पा रहा हूं, बीच में कहीं कहीं पॉज हुआ है। तो जिन वर्ड को हम एक बार में
बोल लेते हैं। मैंने बोला टॉल, बिग, तो इन वर्ड को मैं एक बार में प्रोनाउंसिएशन कर पा रहा हूं, इनका एक बार में बोल देता हूं। लेकिन जब मैंने बोला हैंडसम, तो देखो हैंड को अलग बोला और सम को अलग बोला, ब्यूटीफुल बोला तो ब्यूटी को अलग बोला, ब्यूटीफुल को अलग बोला, फुल को अलग बोला। तो जिन वर्ड को एक बार में बोल देते हैं उनको बोलते मोनोसिलेबिक। क्या बोलते हैं, बोलो, मोनोसिलेबिक। मोनोसिलेबिक वर्ड, जिन वर्ड को हम एक बार में बोल देते हैं उनको बोलते हैं मोनोसिलेबिक वर्ड। और जिनको एक से अधिक बार में, सॉरी 2 बार में बोलते हैं उनको बोलते हैं बाइसिलेबिक। और जिनको 2 से अधिक बार में बोलते हैं उनको बोलते हैं पॉलीसिलेबिक। तो देखो मोनोसिलेबिक वर्ड में क्या होगा, जब भी हम इनकी कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे तो टॉल के आगे ER जोड़ देने पर कंपेरेटिव और टॉल के आगे EST जोड़ने से सुपरलेटिव। बट इनके अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते, यानी हमारे बाइसिलेबिक वर्ड और पॉलीसिलेबिक वर्ड्स होते हैं, उनका हमें कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर और मोस्ट का यूज करना होगा। जैसे मोर हैंडसम और मोर ब्यूटीफुल। मोर ब्यूटीफुल, मेरी बात को आप शायद समझे होंगे। या इनसे अगर सुपरलेटिव बनाए तो मोस्ट हैंडसम और मोस्ट ब्यूटीफुल। अंडरस्टूड, मेरी बात समझे? फिर से रिपीट करता हूं, जो एडजेक्टिव या जिन एडजेक्टिव को हम एक बार में बोल देते हैं उनको हम मोनोसिलेबिक कहेंगे। और मोनोसिलेबिक में सुपरलेटिव और कंपेरेटिव बनाने के लिए ER जोड़ना पड़ेगा और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST जोड़ना पड़ेगा। बट जो बाइसिलेबिक वर्ड या पॉलीसिलेबिक वर्ड है, बाइसिलेबिक वर्ड होते हैं जिनको हम 2 बार भी बोल पाए। इसका अर्थ है कि एक बार में नहीं पढ़ पाए इनको। हैंडसम, कहीं ना कहीं पोज हुआ ना, तो हैंड को अलग बोला और सम को अलग बोला, तो ये बाइसिलेबिक वर्ड है। और बाइसिलेबिक वर्ड की कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर और मोस्ट का यूज उनके आगे करना पड़ता है। यही पॉलीसिलेबिक में होता है। आई होप यू अंडरस्टूड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है या रहता है तो आप कमेंट्स करके बताइए। इस तरह से इनको हम कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। गाइस, हम आगे के सेंटेंस लिखकर एग्जाम से रिलेट करके देखते हैं। गाइस देखो, एडजेक्टिव जो कंपैरिजन या डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन से किस प्रकार के एरर्स बनते हैं उनको लेकर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इन 5 सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस किस प्रकार से आ सकते हैं और हम कहां पर गलती कर देते हैं। देखो, सी इज टॉलर। टॉलर यहां पर कौन सी डिग्री है बोलिए, टेल मी एनीबॉडी। कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद में ये जो आया ये गलत है, इसकी जगह पर देन होना चाहिए। स्पेलिंग गलत है इसकी, ये देन नहीं आता यहां पर। इसका तब होता है, देखो, दिस हाउस इज बिगर देन यू। अब देखिए यहां पर बिगर आया है, कंपैरेटिव डिग्री है, देन आया है, सही है। बट देखिए कंपैरिजन गाइस 2 बराबर की चीजों में होता है। यहां पर ये यू गलत है, इधर तो दिस हाउस है तो इधर यूअर हाउस होना चाहिए ना, तो यहां पर यूअर हाउस ये सही होगा, यानी यू गलत होगा। दोनों तरफ एक तरह की, यानी एक ही क्वांटिटी की चीज होनी चाहिए। ये समझिए आप, एक ही चीज होनी चाहिए। यहां पर देखो दोनों चीज अलग अलग हो गई थी, सेम थिंग्स नहीं, इसलिए कंपैरिजन नहीं हो सकता। देखो, सी इज मोर ब्यूटीफुल, ये सही है, देन सही है, लेकिन यहां पर ये मी गलत है। मैंने अभी आपको नोट करवाया था, सब्जेक्टिव केस आएगा, आई मीन नॉमिनेटिव केस आएगा, तो यहां पर आई होगा, ये मी गलत है। देखो, जयपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन राजस्थान। गाइस देखो यहां पर क्या गलती है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले ए और एल का यूज नहीं करते हैं, यहां पर द का यूज करते हैं। यहां पर ये गलती हुई। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। माय अंकल इज मोर लेबोरियस,
दे। यहाँ पर ये स्पेलिंग गलत है, देखो मोर के साथ में देव नहीं आता, स्पेलिंग देखिए आप THAL आएगा, तो आई मीन यहाँ पर क्या होना चाहिए THAL, ये गलत है। अब सही हो गया। इस प्रकार से हमें एरर्स को फाइंड आउट करना है और उनका करेक्शन करना है। ये चीज याद रखिए आप, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन से इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अंडरस्टूड? फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बताइए। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, यहाँ पर टोलर कंपैरिजन कंपैरेटिव डिग्री है, ये स्पेलिंग गलत है, वो वाली स्पेलिंग आएगी। यहाँ पर दिस हाउस है, वहां पर यू इधर नाउन है उधर प्रोनाउन है, दोनों में कंपैरिजन गलत हो रहा है, एक ही चीज में होना चाहिए योर हाउस। अब सही हो गया। सी इज मोर, यहाँ पर मी देन के बाद में मी गलत है, नॉमिनेटिव केस आना चाहिए। जयपुर सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज करते हैं, ए एन गलत होता है। माय अंकल, यहाँ पर भी देखो वही है, देन गलत है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे, इनको ध्यान से देखिए, अपने नोटबुक में नोट कीजिए। फिर भी कोई डाउट्स रहता है उसके लिए आप कमेंट्स कीजिए और हमारे साथ में लाइव बने रहिए। डियर स्टूडेंट्स, कुछ कंफ्यूजिंग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं, उनको लेकर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, देखो हमारे पास में यहाँ पर ये सारे कंफ्यूज कर देने वाले कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज एडजेक्टिव है। एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट, हम एक एक को लेते हैं। पहले हम इनको लेते हैं एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट। आप अपने नोटबुक में लिखिए, सबसे पहले इन चार को लिखिए। पहले देखिए ये सुपरलेटिव और कंपैरेटिव किनकी बनती है। ये ओल्ड हमारा जो एडजेक्टिव है, यानी ये चार हैं, ये किससे बनती है? इनकी पॉजिटिव फॉर्म क्या है? ओल्ड। ओल्ड से एल्डर बनता है, ओल्डर बनता है, एल्डेस्ट बनता है और ओल्डेस्ट बनता है। ये दोनों सुपरलेटिव है और ये दोनों कंपैरेटिव है। अब देखो गाइस, हमें इन दोनों में क्या डिफरेंशिएट कैसे यूज करना चाहिए। ओल्ड में तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें प्रेशर लिखा होती है ओल्डर में और एल्डर में, ओल्डेस्ट में और एल्डेस्ट में। देखो गाइस, ये एल्डर और एल्डेस्ट हैं, ये हमारे ब्लड रिलेशन के लिए आता है। ये उम्र में ज्यादा बताना, तुलना करना कब हो? ब्लड रिलेशन, यानी कि खून का रिश्ता हो जिसमें। आप एक बात बताइए, जैसे आप अपने भाई के लिए बोलते हो मेरा बड़ा भाई, तो ओल्डर ब्रदर बोलते हो या एल्डर ब्रदर बोलते हो? एल्डर ब्रदर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपका उन दोनों के बीच में ब्लड रिलेशन है। तो इन दोनों का यूज हम तुलना करने के लिए या सबसे अच्छा बताने के लिए कब करते हैं? जब हमारे पास में दोनों नाउन के बीच में ब्लड रिलेशन हो, और नहीं हो तो ओल्डर और ओल्डेस्ट। अंडरस्टूड? अब देखिए सेंटेंस को समझते हैं। इज ओल्डर ब्रदर या एल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर। अब देखिए यहां पर वो बताना चाहता है कि मेरा बड़ा भाई डॉक्टर है, तो बताइए ये गलत होगा ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में इस ब्रदर और उसके बीच में कैसा रिलेशन है? ब्लड रिलेशन है। तो इज ओल्डर ब्रदर नहीं, एल्डर ब्रदर, ये राइट होगा। अंडरस्टूड? इज ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट सन इज राकेश, उसका सबसे बड़ा पुत्र कौन है? राकेश है, तो ब्लड रिलेशन है, ये गलत हो जाएगा, ये करेक्ट होगा। राकेश, अब राकेश और राहुल में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, राकेश और राहुल में कंपैरिजन कर रहे हैं। अब यहां देखिए ये ओल्डर आएगा या एल्डर आएगा, इन दोनों में कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा और ओल्डर राइट होगा। यानी कि राकेश राहुल से बड़ा है, हम ये कहना चाहते हैं। गाइस एक बात और नोट कीजिए, ओल्डर के बाद में, देखो मेरे साथ लिखिए, नोट कीजिए कॉपी में, ओल्डर के बाद में या ओल्डर के साथ में देन का यूज होता है, एल्डर के साथ में नहीं। ओल्डर के साथ में देन का यूज होता है, एल्डर के साथ में नहीं। यहां तक शायद समझ गए होंगे आप।
और उन 4 का कंफ्यूजन भी दूर हो गया होगा। अब गाइस हम देखो यहां पर फर्दर है, सॉरी फार्दर है, FARTHER और उधर फर्दर है। अब पहले हम समझते हैं, देखो हमारे पास में 2 वर्ड हैं, एक तो ये फार और एक ये फर्दर। गाइस फार पॉजिटिव डिग्री से फर्दर कंपेरेटिव बनती है। तो बताइए आप फार किसके लिए आता है? दूरी बताने के लिए। बट जो ये आगे वाला FURTHER फर्दर है ये 4 से बनता है। 4 FORE 4 की कंपेरेटिव डिग्री है। तो 4 क्या करता है? देखो टाइम के लिए आता है। अब ये समझिए ये आगे वाला तो किस चीज को बताएगा? दूरी को बताएगा, डिस्टेंस बताएगा। और ये टाइम ड्यूरेशन को बताएगा। तो दोनों में देखिए अंतर समझ गया। अब देखो डोंट मेक फार्दर डिले या फर्दर डिले, बताइए टाइम से रिलेटेड है, दूरी का कोई मतलब नहीं है, तो ये तो आएगा नहीं और ये करेक्ट होगा। अंडरस्टूड? अगर आपके सामने एग्जाम्स में ये लिख दिया जाए तो करेक्ट होगा और ये लिखा जाए तो गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दूरी बताने के लिए आता है और वह डिस्टेंस, सॉरी ये डिस्टेंस के लिए, ये ड्यूरेशन के लिए, टाइम बताने के लिए। टाइम याद रखो सीधा, जहां पर टाइम का सेंस होगा ये वाला करेक्ट होगा, जहां दूरी का सेंस होगा ये वाला करेक्ट होगा। अंडरस्टूड? थोड़ा ध्यान से सुनिए, आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। अब देखिए बूंदी की दूरी का कंपैरिजन कर रहे हैं जयपुर से टोंक की तुलना में। बूंदी इज फार्दर, सॉरी यहां इसके लिए गलत है, फर्दर देन, सॉरी फ्रॉम जयपुर देन टोंक। अब एक बात याद रखिए आप, यहां दूरी की बात हो रही है ना, तो दूरी इससे बनेगी ना, या टाइम से तो कोई सेंस है ही नहीं। जयपुर से टोंक की तुलना में बूंदी की ज्यादा दूरी है। He was sitting nearest और next। अब पहले हम देखो नियरेस्ट और नेक्स्ट को समझते हैं। गाइस नियर की सुपरलेटिव डिग्री नियरेस्ट होती है। नियर क्या करता है? नजदीकी बताता है। और नेक्स्ट है वो नाई, NIGH, इसकी सुपरलेटिव डिग्री है। ये क्या है? पंक्ति में बताते हैं। जैसे मान लीजिए इसके बाद नेक्स्ट वाला घर, नेक्स्ट हाउस, और नियरेस्ट क्या है? समीप वाला। देखो वहां पर सीक्वेंस बताई जा रही है, एक के बाद एक, तो नेक्स्ट बॉयज नियरेस्ट नहीं, नियरेस्ट तो क्या समीपता बताता है। देखो तो ही वॉज सिटिंग, नियरेस्ट गलत होगा क्योंकि नेक्स्ट टू मी, मेरे से आगे बेटे वो बेटा है, मेरे से आगे वो बेटा है, तो यहां नियरेस्ट से नहीं है। नियरेस्ट तो क्या है? समीपता बताता है, मेरे समीप बेटा है, बगल में वो चीज अलग होगी। यहां क्या करना चाहता है कि मेरे से आगे नेक्स्ट वो बेटा है, इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, वो मेरे से आगे बैठा है। गाइस मैंने यहां तक आपको क्लियर कर दिए। हम लेटर और लेटर, लेटेस्ट और लास्ट, फॉर्मर और लेटर, लेस और फ्यूअर, इनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो बहुत ही कंफ्यूज करते हैं आपको। आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। मैं कुछ और सेंटेंस लिखता हूं और आपको एक चीज क्लियर करने की कोशिश करता हूं। कोई भी डाउट? ये स्टूडेंट्स हम सम कंफ्यूजिंग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव्स की बात कर रहे थे। हमने यहां तक इनको देख लिया था, समझ लिया था। हम आगे बढ़ते हैं। देखो गाइस हमारे पास में एक ऐसा वर्ड है पॉजिटिव डिग्री का, लेट। इसकी कंपैरेटिव भी 2 बनती हैं और सुपरलेटिव भी 2 बनती हैं। हम यहां बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो लेट की कंपैरेटिव लेटर, इसमें स्पेलिंग में एक ही टी आता है और इसमें 2 बार टी लिखना होता है। इन दोनों को हम लेटर पढ़ते हैं। और देखो यहां पर क्या, लेटेस्ट भी लेट से बनता है और लास्ट भी लेट से बनता है। गाइस मैंने इन दोनों को सेपरेट कर दिया आपके लिए। लेटर, ये वाला लेटर टाइम से रिलेटेड बात करता है और ये वाला लेटर ऑर्डर से रिलेटेड बात करता है। ऑर्डर यानी क्रम, सीक्वेंस। ये देखिए गाइस, ये लेटेस्ट है, टाइम से रिलेटेड है, और ये ऑर्डर से रिलेटेड है। अब आप इन चीजों को लिख लीजिए, कभी कंफ्यूज नहीं हो गए। आपका सारा कंफ्यूजन आज क्लियर हो जाएगा कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। देखो यू के, ये वाला सही होगा, ये वाला सही होगा। देन की, तुम उसकी तुलना में जल्दी आए हो।
तो देखो टाइम की बात कर रहे हैं हम, ऑर्डर की थोड़ी बात कर रहे हैं। ऑर्डर के लिए सीक्वेंस, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो ये वाला हमारा गलत होगा, ये करेक्ट होगा। अंडरस्टूड। अगले सेंटेंस को देखते हैं। देखो हम यहां समझते हैं, हमारे पास में फॉर्मर और लेटर लिखा हुआ है। फॉर्मर ये दोनों अपोजिट हैं। देखो आई प्रीफर द फॉर्मर लेसन, पहले वाला। देखो ये पहले वाले की बात कर रहे हैं, पहले वाला लेसन की तुलना में बाद वाले लेसन की। तो सीक्वेंस की बात कर रहा है, ये टाइम की थोड़ी बात कर रहा है। तो बताइए ये गलत हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। अंडरस्टूड, समझ गए? क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं, पहले वाला बाद वाला, पहले वाला बाद वाला। सीक्वेंस की बात होगी तो डबल टी वाला स्पेलिंग वाला आएगा, और ये टाइम से रिलेटेड है। अब देखो दिस इज द लास्ट या लेटेस्ट बुक। अब देखो मेरे पास सुनो, लास्ट क्या करता है? फर्स्ट और लास्ट, सबसे पहले वाला और सबसे बाद वाला। तो यहां कहेंगे ये हमारे सीक्वेंस ऑर्डर की बात करता है, यहां ऑर्डर से मतलब नहीं है, यहां टाइम से। इसका अर्थ है लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट बुक, लेटेस्ट एडिशन। तो उसके लिए क्या करते हैं? टाइम की बात कर रहे हैं यहां पर ये वाला लेटेस्ट रहेगा। ओके, दिस इज द लास्ट या लेटेस्ट गर्ल इन द क्लास। वह क्लास में सबसे लास्ट वाली लड़की है। तो बताइए टाइम की थोड़ी बात कर रहे हैं हम, टाइम की बात नहीं कर रहे, इसलिए ये करेक्ट होगा, ये गलत हो जाएगा। फिर से देखते हैं गाइस, हमारे पास में एक एडजेक्टिव है लेट। लेट की पॉजिटिव एक होती है, कंपैरेटिव दो होती है, सुपरलेटिव दो होती है। ये वाला लेटर टाइम से बताता है, ये वाला ऑर्डर बताता है। ये लेटेस्ट सुपरलेटिव है, टाइम बताता है, ये ऑर्डर बताता है। जहां पर टाइम की बात होगी सुपरलेटिव में ये आएगा, जहां पर टाइम की बात होगी कंपैरेटिव में आएगा, जहां पर ऑर्डर की बात होगी कंपैरेटिव में आएगा, और जहां पर ऑर्डर की बात होगी सुपरलेटिव में लास्ट आएगा। आप इन सेंटेंस की चीज को समझ गए होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। अब लास्ट में हमारे पास में लेस और फ्यूअर। देखो लेस और फ्यूअर क्या है? देखो ये लेस लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री है, और फ्यूअर है वह फ्यू की है। गाइस हमने इस चीज को समझा है। लिटिल हमारे लिटिल कब आता है? लिटिल ये आता है देखो अनकाउंटेबल से पहले, और ये आता है हमारे पास में फ्यू कब आता है? काउंटेबल से पहले। जहां पर काउंटेबल की तुलना की जाएगी तो वहां पर क्या होगा? फ्यूअर आएगा। जहां पर अनकाउंटेबल की बात की जाएगी वहां पर लेस आएगा। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, देखो ही हैज यहां देखिए एक उसमें और उसकी बहन में तुलना की जा रही है। अब आपको कुछ नहीं देखना, आपको ये देखना है जिस नाउन के आगे आया है काउंटेबल है तो ये आएगा, अनकाउंटेबल है तो ये आएगा। बताइए नॉलेज कौन सी नाउन है? नॉलेज को गिन सकते क्या? बताइए नॉलेज का सिंगल से प्लूरल बनता है क्या? नहीं बनता। तो ये कौन सी नाउन हुई? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल से पहले कौन सा आएगा? ये आएगा। ये काउंटेबल से पहले आता है, तो यहाँ काउंटेबल नाउन नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे, कंफ्यूजिंग वर्ड समझ गए होंगे। अब गाइस आज हम एडजेक्टिव वाली क्लास को ओवर करते हैं। आज की क्लास के बाद में आपके लिए टेस्ट होगा। टेस्ट में आपके लिए क्वेश्चंस होंगे, वहां पर आपका पूरा नाम लिखना है, स्कूल सहित, और आपके कॉन्टेक्ट नंबर लिखने हैं जो व्हाट्सएप नंबर है, ताकि हम आपको आपकी स्कोर शीट व्हाट्सएप कर सके। हमारे साथ लाइव बने रहते हो आप, हमें बहुत अच्छा लगता है। आपका प्यार और स्नेह हमें इस प्रकार से मिलता रहे। और गाइज आपके जो लाइक हैं वो मुझे एनर्जेटिक बनाते हैं, तो आप लाइक करें और कमेंट्स करें हमारी टीम को मोटिवेट करने के लिए। और हम सब एक बार वंस अगेन क्लैपिंग करते हैं हमारे टेक्निकल टीम के लिए जिन्होंने हमें जोड़ा है। थैंक्स, गुड नाइट।